सूरज बना रहा है चिड़िया को घुमाने का प्लान। कोई राज जानने को शौरी लगा रही है कान। उपन्यास के इस भाग में सुनिए लगाकर ध्यान, राधा काकी ने आखिर क्या लिया है ठान। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आशा है पिछले भाग में आपकी मुलाकात छोटी और बड़ी निक से हो ही गई होगी। अगर नहीं तो जाइए मिलकर आइए, न सिर्फ उनसे बल्कि उस रहस्यमयी औरत से भी जो शौरी की माँ है। और मैं सुनाती हूँ भाग 143, कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, आपकी अपनी लेखिका कोमल अग्रवाल के साथ। दोपहर में लंच से कुछ पहले ही सूरज की इनोवा फाटक में दाखिल हुई। वह आज जल्दी घर चला आया था। कार से उतरकर वह धड़ाधड़ कोठी में घुसा और पाखी पाखी पुकारने लगा। काकी उस वक्त पेट की कुर्सी पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसकी पुकार सुन हाथ का काम छोड़ वह उठ खड़ी हुई। का हो गया बबुआ, काहे ऐसे बोराई फिर रहे हो? तुम्हारी वो लाडली कहाँ है काकी? सूरज इधर उधर ताकते हुए काकी से पूछने लगा। का मालूम बबुआ, होगी यहीं कहीं, काकी ने भी जवाब दिया। नीमा तब तक रसोई से निकल आई थी। आंचल से हाथ पोंछते हुए वह बोली, बहन जी तो अभी ऊपर गई हैं। उसने जवाब दिया। सूरज ने आभार की मुद्रा में उसे देखा, फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आज भैया जी को क्या हुआ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। नीमा उसके जाते ही बोली, अरे बिटिया, नई नई शादी हुई है ना, तो तुहार भैया जी के मन में खुशियों के लड्डू फूट रहे हैं। हम तो बस यही मन्नत मानत हैं कि जल्दी से कोठी के अंगना में नन्हे मुन्हे लल्ला लल्ली की किलकारियां गूंजे। हमरी तो आंखें पथराई जा रही हैं ये सुख दिन देखबे को। हमका भी अपनी गोदी में खिलावे को पोता पोती मिल जावे। काकी ने वापस बेड की कुर्सी पर बैठते हुए नीमा को छोटे छोटे मोजे दिखाए जो वह सूरज के आने वाले जूनियर सूरज के लिए बुन रही थी। इस वक्त उनके चेहरे की झुर्रियों में एक अनोखी आस चमक रही थी। सूरज सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद सतर्क हो गया और उसने धीरे से अपने जूते उतारे। वह पाखी को चौंका देना चाहता था। धीरे धीरे सदे कदमों से वह कमरे में आया और इधर उधर ताकने लगा। तभी उसकी नजर पलंग पर उल्टी लेटी पाखी पर गई जो तकिए पर डायरी रखे कुछ लिख रही थी। उसके दोनों पैर हवा में उठे हुए थे और वह उन्हें झूला सा झुलाती अपने पायले बजा रही थी। इस वक्त वह लिखने में ऐसे मगन थी कि उसे सूरज के आने का पता ही नहीं चला। वह उसकी इस अदा पर मुग्ध होता उसके पास पहुंचा और झट उसने उसके दोनों पांवों को थाम उसकी पायलों पर चुंबन लिया। उसके इस अनायास हुए स्पर्श और चुंबन से पाखी झटके से उठ बैठी। उसके पूरे बदन में कपकपी सी दौड़ गई। बाप रे, तुमने तो डरा ही दिया। वह उसे हैरत से देखने लगी। क्या कर रही थी चिड़िया? सूरज ने डायरी की ओर संकेत कर पूछा। हमारी जिंदगी की कहानी लिख रही थी, वह शरारत से बोली। अरे पहले जी तो लो। वह उसके गालों की ओर बढ़ा और एक रोमांटिक वाला पोज देने लगा। वही तो जी रही हूँ, तुमने इतने कम दिनों में मुझे वर्षों की यादें दे डाली हैं। बस उन्हें सहेज कर रखना चाहती हूँ। एक एक लम्हे को इस डायरी में रखकर हमारी कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दूंगी। वो बाद में, पहले एक किस। वह बोला तो दोनों ने एक दूसरे को किस किया।
इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? पाखी ने पूछा। क्या चाहिए? सूरज ने भी पूछा। कहीं बाहर चली? वह बोली, अरे तुमने तो मेरे ही दिल की बात कह दी, इसलिए ही तो आज जल्दी आया हूँ। ये देखो। सूरज ने उसे मोबाइल पर एक जगह की तस्वीरें दिखाई। ये कहाँ है? सुंदर सी तस्वीरें देखकर पाखी के मुंह से निकला, ज्यादा दूर नहीं है मसूरी से, चलोगी? मैंने तुमसे बिना पूछे ही बुकिंग कर दी है। वह बोला, तुम्हारे साथ तो मैं नर्क में भी चली चलूं, ये तो फिर भी जन्नत है। पाखी ने मजाक किया। ओके, तो एक दिन के लिए 2 जोड़ी कपड़े रख लेना अपने। सूरज बाहर जाते हुए बोला, काकी। वह नीचे आया। पाखी भी इसके पीछे पीछे आई। तुम्हारी इस लाडली को घूमने जाना है काकी। उसने ड्रामा किया। झूठ काकी माँ, खुद ही तो आई है मुझे ले जाने के लिए। पाखी ने खुद पर बात आते देख कहा, अरे बबुआ, यही तो उम्र है घूमने फिरने की, अभी नहीं ले जाओगे तो कब ले जाओगे? काकी ने उल्टी अपनी बहू का पक्ष लिया। तुमने ही इसे बिगाड़ा है काकी। जब देखो घूमती फिरती रहती है, ऐसे नहीं कि तुम्हारे पांव दबाए कोठी का कुछ काम काज सीखे। सूरज ने बनावटी भाव भंगिमा अपने चेहरे पर लाते हुए कहा और पाखी को देख बाई आंख मारी। देखो देखो काकी माँ कैसे इशारे कर रही है। पाखी ने तुनकते हुए कहा, अरे लली, हम सब जानते हैं ये बबुआ की हरकत, ये कोई नई बात नहीं है। काकी ने हंसते हुए पाखी का कंधा थपथपाया और फिर सूरज को फटकारने लगी। हमारी बिटिया जहाँ घूमने जाना चाहती है वहाँ ले जाओ बबुआ, नहीं तो हम अपने हाथ का बना कछू भी नहीं देंगे खैबे को। सूरज तो यही चाहता था। तुम दोनों सास बहू अब इतनी जिद कर रही हो तो मैं ले जाता हूँ इस चिड़िया को घुमाने। उसने नाटकीय भाव भंगिमा अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। हाँ, बड़ी होशियार बन रही है लाड साहब। पाखी ने भी ताना दिया। बस बस होए गवा, अब हम खाना लगवा देते हैं और तुम दोनों के जाए की तैयारी भी कर देते हैं। कहते हुए काकी रसोई की तरफ गई और नीमा को निर्देश देने लगी। नीमा के आ जाने से उनका बोझ कुछ हल्का हो गया था। वह काकी से सीख सीख कर सारे काम करने लगी थी, जिससे काकी अब काफी प्रसन्न दिखाई दे रही थी। मंगलू और झुमकी का विवाह प्रीत के यहाँ नया मेहमान आने के बाद होना तय हुआ था, जिससे सभी सहमत थे सिवाय मंगलू के। पाखी और सूरज खाना खाकर तैयार होने के लिए कमरे में चले गए। पाखी जब एक प्यारा सा इंडो वेस्टर्न कॉफी के रंग का हाईनेक सूट पहने नीचे आई, तब तक मंगलू कार में खाने के सब डिब्बे रख चुका था। सांझ का नाश्ता बनवा कर रख दिए हैं बबुआ, बाहर का खाए की कौन जरूरत नहीं, नुकसान करे है। काकी ने सूरज को आते देख नसीहत देना शुरू कर दिया। मेरी अच्छी काकी, माँ हो तो तुम जैसी। उसने प्यार से कहा तो काकी गदगद हो गई। पाखी ने बढ़कर काकी के चरण स्पर्श किए। आप अपना ध्यान रखिएगा और काका का भी। सूरज ने भी देखा देखी इसकी नकल की। नीमा, हमारी काकी का ध्यान रखना, वह बोला और काकी के पैर छूने लगा। नहीं नहीं बबुआ, तुम दोनों ने हमको महतारी का दर्जा दिया, इसी से हमारी छतिया चौड़ी हो गई। भोलेनाथ तुम दोनों की रक्षा करे और तुम्हारी उम्र लंबी करे। काकी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ सूरज के सिर पर रखा। दोनों मुस्कुराए। नीमा, कुछ चाहिए हो तो मंगलू से बोल देना और अपना ध्यान रखना, पाखी ने नीमा को देख कहा और सूरज के साथ बाहर आई। नीमा रसोई में चली गई।
तभी उसने देखा कि मंगलू चाय के थर्मस का बैग वहीं भूल गया है, तो वह जल्दी से उसे लेकर दरवाजे तक आई। तब तक कार के स्टार्ट होने की आवाज उसे सुनाई दे गई। उसने अपने कदम तेज कर लिए और बाहर आई। शिबू वहीं खड़ा था और उन्हें जाता देख रहा था। क्या हुआ? उसने नीमा से पूछा। ये रह गया, नीमा धीरे से बोली और थर्मस शिबू को थमाया। शिबू ने एक नजर उसके घबराए चेहरे को देखा, फिर थर्मस ले आवाज लगाता हुआ फाटक की ओर बढ़ा। नीमा ने देखा शिबू ने कार में थर्मस रख दिया है, तो उसने चैन की सांस ली। काकी वापस भीतर चली गई थी, पर नीमा वहीं खड़ी रही। शिबू के दोनों बच्चे स्कूल से चले आ रहे थे। शिबू ने उन्हें देखा तो डांट लगाई। इतनी जल्दी कहाँ आ गए रे नालायको? मास्टर जी ने छुट्टी दे दी, तभी तो आए हैं बाबू। उसका बड़ा लड़का सहम कर बोला। भूख लगी है बाबू। उसके छोटे लड़के ने रोनी सूरत बनाकर कहा। लेकिन हम तो आज कछु बनाए नहीं। शिबू ने उदासीन भाव से कहा। बच्चों के जल्दी आने की बात उसे मालूम नहीं थी। नीमा ने सुना तो उसका दिल भर आया। वह जल्दी से भीतर गई। वो बच्चे भूखे हैं और खाना दिया उनको। उसने सहमे स्वर में काकी से अनुमति मांगी। कौन बच्चे? काकी को बात समझ में नहीं आई। वो माली है ना, उनके बच्चे। नीमा ने बात बताई। हाँ हाँ दे आओ, चलो हम तुम भी खा ले, काकी ने कहा और मंगलू को पुकारने लगी। मंगलू लेकिन बच्चों के साथ खेल में लग गया था। काकी ने फिर आवाज लगाई तो वह आया। आज हम भोजन नहीं खाएंगे, वह मुंह फुलाकर बोला तो काकी को भरोसा नहीं हुआ। काहे नहीं गिटोगे? उन्होंने विस्मय से पूछा। हम भी छोटी मालकिन और छोटे मालिक का जैसे पिकनिक पर जावेंगे तभी कीटेंगे, राम भली करे। उसने मासूम से शक्ल बनाकर कहा। बच्चे पिकनिक का नाम सुनकर शोर मचाने लगे। शिबू उन्हें डांटकर भगाने लगा तो नीमा से सहन नहीं हुआ। अच्छा एक काम करते हैं, हम सब बगीचे में अगर पिकनिक मनाए तो? नीमा ने सुझाव दिया। काकी को सुझाव पसंद आया और वो सब खाने का सामान लेकर दोने पत्तल निकाल लाई। अब शिबू माली, मंगलू, रघु गार्ड, कैलासिया और नीमा बच्चों के साथ बगीचे में घेरा बनाकर बैठी थी। राधा काकी भी सभी के बीच आकर बैठ गई और पिकनिक मनने लगा। तभी शंकर काका होटल से वापस आ गए और अपना गला खंखारने लगे। नीमा ने उन्हें देखते ही घूंघट निकाल लिया। वह उनसे बड़ा डरती थी और उनकी इज्जत भी करती थी। काकी को भी उसकी यह बात बड़ी रुचती थी। शंकर काका आकर सब इंतजाम देखने लगे और बड़े प्रसन्न हुए। ये तो हमरी निम्मो बिटिया का प्रोग्राम है। काकी ने अपने टूटे फूटे अंग्रेजी ज्ञान का विस्तार किया। वो प्रोग्राम होता है। रघु गार्ड ने अपनी शिक्षा का परिचय दिया। मास्टर जी से कल पूछेंगे प्रोग्राम का होता है। शिबू के बड़े लड़के ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। सब बड़े प्रसन्न हुए। नीमा ने दोनों को अपने पास बैठा रखा था और अब उन्हें प्यार से खिला रही थी। कैलासिया पाखी को याद करते हुए उसके गुणों की प्रशंसा करने में मग्न थी। भौजी जब से आई हैं, हमरे भैया तो उड़े उड़े फिरते हैं, वह बोली। हाँ, कोठी का तो नक्शा ही बदल गया है, इस बार शिबू माली ने कहा।
घर वाली आखिर घर वाली ही होत है। तुमको कितनी बार कहे शिबू कि दूजा ब्याह कर डालो, पर तुम हो कि बात टाल जात हो। काकी ने निशाना साधा। शिबू बेचारा नीमा और कैलासिया की उपस्थिति में यह सुनकर सकपका गया और कुछ जवाब न दे सका। अरे इन बच्चों को भी तो महतारी की जरूरत है शिबू। अपने गांव में जरा पता तो करो और जल्दी से जल्दी ये काम निपटा ही डालो। शंकर काका ने काकी की बात का समर्थन किया। हमारे गांव में कोई दुजवर को अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है भैया जी। और ठीक भी तो है, हमारी भी कोई लड़की होती तो हम थोड़ी कर देते उसका बिहा दूजी से। शिबू अपने ही धुन में बोले जा रहा था। अरे तो हम थोड़े ही कहते हैं कि अनब्याही ही लाओ, कोई विधवा ले आओ या कोई बेसहारा ससुराल की छोड़ी। शंकर काका ने दाल चावल का ग्रास मुंह में डालते हुए कहा। का गजब करते हो भैया जी, ऐसी बात हमरे गांव की चौपाल पर निकल जावे तो वहीं खड़े खड़े हुक्का पानी बंद हो जावे। गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। विधवा का पुनर्विवाह, हरी 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 हरी। शिबू ने कानों पर हाथ धरते हुए कहा तो रघु बोला, इसलिए तो कहते हैं शिबू भैया, कुछ पढ़ लिख लेते तो ऐसी दकियानूसी बातें नहीं करते। काकी भी मैदान में कूद पड़ी। ई में पढ़े लिखे की का बात है रे रघुआ, हम तो पढ़ी लिखी नहीं, तब भी जानत है सब भलाई बुराई। उन्होंने आंखें तरे रघु को देखा। रघु बेचारा कान पकड़ क्षमा याचना करने लगा। वैसे शिबू ठीक ही कहत है, हमरे समाज का चलन भी तो ये है काकी, विधवा धरती पर सोए और एक समय का भोजन खाए। उनके नसीब में पति सुख होता तो पहला आदमी जीता न रहता। कैलासिया ने कड़वी सामाजिक सच्चाई का नग्न चेहरा सबके सामने रखा। सब इस वार्तालाप में शायद यह भी भूल गए थे कि नीमा जो ताजा ताजा विधवा हुई है उन्हीं के बीच बैठी है। उसके हाथ खाते खाते रुक गए और कौर गले में ही अटक गया। काकी ने यह देखा तो उसका सिर सहलाकर उसे सांत्वना दी। काकी का स्नेह स्पर्श पाकर नीमा की आंखें तरल हो आई, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपने आंचल से उसने अपनी आंखों के दोनों कोर साफ किए और फिर बच्चों का गिराया हुआ अनाज एक दोने में इकट्ठा करने लगी। शिबू ने उसे कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखा। काकी के मन में कोई बात सहसा आई और उन्होंने एक नजर शिबू को देखा और फिर नीमा को देखने लगी और फिर दोनों बच्चों को। राम भली करे, आज तो मजा ही आ गया, मंगलू ने डकार लेते हुए कहा। सब उसकी बात पर हंस पड़े। कछु तुमरे गांव की बात तो बताओ निम्मो जीजी। वह अगले ही पल उत्साहित होकर पूछने लगा। हमरा गांव कहाँ रहा वो, सब पराए हो गए देखते ही देखते। नीमा ने भावुक होकर कहा। वो काहे? कैलासिया ने पूछा। जब से हमारे पति को तेंदुआ उठाकर ले गया तब से सब हमको पति घातिनी, मनहूस और न जाने का उपाधि दे डाली। सुन सुनकर कलेजा फटने को आता था। वो तो भला हो यशोदा जी का जो हमको यहाँ ले आई, नहीं तो एक दिन हम पत्थर बांधकर नौले में छलांग लगाने ही वाले थे। नीमा ने रुधे गले से कहा। जे तो तुम ठीक कहत हो बिटिया, हमको तो दोनों जने बड़े भले मानुस लगे। राधा काकी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मार्था की शामें अब निकोलस के नाम हो चुकी थी। रॉयल विला का पिछला हिस्सा देवदार के ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था, जहां व्हाइट पेंटेड बैडमिंटन कोर्ट सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। चारों ओर जंगली फूलों की महक थी
और दूर पहाड़ों से टकराकर आती हवा के झोंके एक जादुई सा माहौल बना रहे थे। नन्हे निक और बड़े निक के बीच यहाँ एक जबरदस्त खेल हो रहा था। दोनों इस समय कोर्ट के बीचों बीच बैडमिंटन खेल रहे थे। नन्हा निक, जिसकी फुर्ती बिल्कुल गिलहरी जैसी थी, उछल उछल कर अपनी चुस्ती का प्रदर्शन कर रहा था। वह अपनी नन्ही जादुई रैकेट से बड़े निक को हराने की बहुत कोशिश कर रहा था। चेक इट! बड़े निक ने एक सधा हुआ शॉट हवा में उसकी तरफ उछाला। आई डिफाई यू निक! नन्हे निक ने जोश में कहा और अपने बैडमिंटन को विजयी मुद्रा में हवा में लहराने लगा। खेल की इसी उष्मा के बीच बड़े निक ने एक ऐसा सवाल दागा जिसने वहां के माहौल को गर्म कर दिया। हे निक, वुड यू लाइक टू कॉल मी डैड? निकोलस ने जोश में भरकर प्रश्न किया। वह निक की प्रतिक्रिया देखने को अधीर हो रहा था। नन्हे निक के हाथ सहसा रुक गए, रैकेट की गति थम गई और शॉट अनियंत्रित होकर दूर जा गिरा। अगले ही पल उसने अपनी सरल आंखें बड़े निक पर टिका दी। आई वुड लव टू। उसने जो कहा उसे मार्था ने भी सुना, जो कोर्ट के पास नक्काशीदार लोहे की बेंच पर बैठी उन दोनों का गेम देख रही थी। निकोलस के मुख पर एक विजयी मुस्कान बिखर गई। निक दौड़ता हुआ अपनी मॉम के पास जा पहुंचा। मॉम, कैन आई कॉल हिम डैड? उसने ऐसे सरल भाव से पूछा कि मार्था अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाई। उसने उसे कलीजे से लगा लिया। यस और नो? उसने फिर पूछा। एज यू लाइक। मार्था उसे खुश करने के लिए धीमे स्वर में बोली। निक भागता हुआ निकोलस के पास गया। थैंक यू डैड। वह गर्व से अपनी नन्ही गर्दन उठाकर बोला और जल्दी से उससे हैंडशेक कर शौरी को यह समाचार देने के लिए भागा। हे चार्म, वेयर आर यू गोइंग? निकोलस उसे पुकारता ही रह गया। वह पलटा तो उसके ठीक पीछे मार्था खड़ी थी। मसूरी की उस मखमली शाम में ब्रिटिश कालीन रॉयल विला के बागीचे की पगडंडी किसी पुरानी रहस्य की तरह देवदार, पाइन और ओक के ऊंचे वृक्षों की घनी छाया में सिमटी हुई थी। अभी कुछ ही देर पहले हल्की बारिश की फुहारें गिरकर थमी थी, जिससे पूरे वातावरण में एक रहस्यमय ठंडक घुल गई थी। पगडंडी की मिट्टी अब गीली और सौंधी खुशबू से महक रही थी और अब जूतों के नीचे किसी मखमली कालीन सी दब रही थी। मार्था गुमसुम से निकोलस के साथ उस पगडंडी पर तिरछे कदम रखती हुई गीली मिट्टी पर अपने पद चिन्ह छोड़ती चली जा रही थी, जैसे यादों के किसी अंधेरे गलियारे में 10 साल पीछे किसी अदृश्य पाश से बंधी खिंची चली जा रही हो। तुमको निक से ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, उसने अंग्रेजी में गंभीर होकर कहा। उसकी आवाज में उन भीगी हवाओं जैसी ही एक सिहरन थी। मैं मजाक नहीं कर रहा था, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? निकोलस ने उसकी आंखों की अथाह गहराइयों में झांकते हुए पूछा। क्या मेरा काला रंग इसकी वजह है? नहीं, बस मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती, मार्था ने उसे दो टूक जवाब दिया। दोनों चलते चलते लोहे की एक चौड़ी विक्टोरियन स्टाइल की नक्काशीदार बेंच पर जा बैठी, जिस पर फूल पत्तियों की बारीक नक्काशी उभरी हुई थी। निकोलस ने उसका नाजुक हाथ अपने हाथों में लेकर उसे और करीब से जानने के उद्देश्य से पूछा, बट व्हाई मार्था? पर दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि इस भीगी खामोशी में उत्तर सुनने के लिए केवल निकोलस ही नहीं बल्कि कोई और भी झुरमुटों के पीछे खुद को छिपाए गीली झाड़ियों की ओट में अपनी सांसों को रोके व्याकुल है। बिकॉज आई हेट स्टेप पेरेंट्स, नफरत करती हूँ मैं
इतना कि जी चाहता है सबको मार दूं। मार्था नफरत से बुदबुदाई। देवदार की टहनियों से टपकती वर्षा की एक बूंद उसके कंधे पर गिरी, जैसे उसके भीतर की आग को बुझा देना चाहती हो। क्या तुम्हारा डैडी तुम्हारा मॉम को चीट किया था? निकोलस की आंखों में सवाल उभर आया था। मार्था चुप थी, जैसे अतीत की घटनाओं को अपने सामने घटता हुआ देख रही हो। No, my dad was the best dad of the world. तो फिर उन्होंने तुम्हारे मॉम के होते हुए रीमैरिज क्यों किया? निकोलस ने अनजान बनते हुए पूछा। लेकिन ये सब तुम कैसे जानता है? मार्था ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुमने ही तो मुझे कल बताया था। And I read his autobiography last night. The weight of my shadow. निकोलस ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। तब तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मेरी स्टेप मॉम एक रिनाउंड एक्ट्रेस थी, अलीजा वाइट, जिनकी तस्वीर तुमने देखी थी। Yes, that was the hot potato, I guess. निकोलस ने याद करते हुए कहा। एक्चुअली मेरी असली मामा ने उनको डिच किया था। उसके बाद मार्था ने उसे जो बताया उसका सार कुछ यूं था कि उसके पिता की पहली पत्नी यानी कि मार्था की असली माँ शैली ड्रग्स रैकेट के फैलाए नशीले जाल में फंसकर सुध बुध गवा बैठी थी और हिप्पियों के साथ सब लाज शर्म ताक पर रखकर देश विदेश घूम रही थी। कई बार उसने डैडी को अपने दोस्तों से कहते हुए सुना था, मैं ऐसी व्यभिचारिणी के साथ मैरी का जीवन तबाह होते हुए नहीं देख सकता। मैरी, यही नाम दिया था उसके डैडी ने उसे। फिर आई वो जो माँ से भी कहीं बढ़कर निकली। उसके डैडी की मुलाकात जब एक कॉन्फ्रेंस में अलीजा वाइट से हुई तो कभी विवाह न करने का प्रण लिए उनके डैडी ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पर एक अड़चन थी, अलीजा थी सिंगल मदर और हार्डी उनका किशोर पुत्र। हार्डी दोनों के प्रेम के बीच की दीवार बन गया, पर दोनों ने आपस में समझबूझ से एक दूसरे के बच्चों को अपना लिया और इस तरह अलीजा वाइट बन गई मार्था की स्टेप मॉम। हार्डी और वो कैसे एक दूसरे के साथ खेलने लगे थे और अब एक दूसरे का ख्याल भी रखने लगे थे, लेकिन डैडी से हार्डी की दूरी लगातार बनी रही। वह कभी डैडी के पास नहीं जाता और न ही डैडी की लाई चॉकलेट्स खाता। मार्था उसे जिद कर खिला देती तो वह पूरी की पूरी उगल देता। इस पर अलीजा क्रुद्ध हो उठती और उसके बाद होती हार्डी की जमकर पिटाई। गुस्से के मारे वह खाना पीना सब छोड़ देता और भूखा प्यासा खुद को कमरे में बंद कर लेता। पर मार्था अपने इस अनायास प्राप्त भाई को कैसे इस तरह देख सकती थी, इसलिए सबकी नजरें बचाकर उसके लिए अपना खाना लेकर जाती और मनुहार कर खिला ही देती। ऐसा था दोनों भाई बहन का प्यार। पर हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन मामा लौट आई अपनी गलतियों और गुनाहों की माफी मांगने, पर डैडी ने उन्हें माफ नहीं किया। वो बहुत रोई मुझे गले से लगाकर, पर डैडी नहीं पिघले। He was right at his point, Nicholas. How can I forget his pains, which he had to bear due to my mom? I hate her. I hate her. उस औरत ने मुझे और मेरे डैडी को तब छोड़ा जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मार्था ने भीगे हुए स्वर में नफरत से कहा। तब तुम कितने बरस का था? निकोलस ने जानना चाहा। Only 10 years old. वो 4 साल का एज में हमको छोड़कर चला गया था, मार्था ने बताया। इसका मतलब वो 6 साल बाद वापस आया? यस, जब डैडी अलीजा के साथ सेटल डाउन हो चुके थे। हाउ कुड ही लीव हर? डू यू नो, मेरी मामा ने डैडी को प्रेशराइज किया कि वो अलीजा को छोड़ दें और उनसे दोबारा शादी कर लें। मार्था बोलती जा रही थी,
इस बात से अनजान कि कोई उसके अतीत के काले पन्नों को निकोलस की तरह पढ़ रहा है। ऐसा होता है मार्था, इट्स वेरी नेचुरल। जब इंसान को अकल आता है उसने क्या खोया है तो वो वापस लौट कर आता है। निकोलस ने मार्था की मामा का समर्थन करते हुए कहा, इतने सालों बाद अक्ल आया उनको। मार्था एक व्यंग्य भरी हंसी हंसी। लेकिन तुम्हारे डैडी का तो मर्डर हो गया और ये चैप्टर यहीं क्लोज हो गया। बट उन्हें मारने वाला है कौन? निकोलस ने रहस्यमय अंदाज में पूछा। कुछ पलों तक मौन पसरा रहा। वाला नहीं, वाली। मार्था के होठों से निकले इन शब्दों ने भीगी हवा में जैसे जहर सा घोल दिया। व्हाट? निकोलस बुरी तरह चौंका और ठीक उसी वक्त झुरमुटों में छिपी वह परछाई भी कांप उठी जो गीली मिट्टी पर जमी अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रही थी। वाला नहीं, वाली। ये सेंटेंस कितने सारे क्वेश्चन मार्क्स लेकर आया है ना। आखिर कौन है मार्था के डैड का किलर? और झुरमुटों के बीच वो शैडो किसकी है? साथ ही मार्था और निकोलस की बातों में उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ये निकोलस मार्था का इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा है? ये पजल बड़ी पजल्ड है। अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो कीप लिसनिंग। कैन आई होल्ड योर हैंड? एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद तो जरूर आया होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। स्टे कनेक्टेड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख।